नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुमी से भारतीय छात्रों के निकाले जाने की कहानी वहां से शुरू होनी चाहिए जब छात्र आज बस से यूक्रेन के एक शहर पोल्तावा के लिए रवाना हुए। सीधे मंजिल पर पहुंच जाने से ऑपरेशन गंगा के इस हिस्से का किस्सा तमाम प्रयासों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। 24 फरवरी से छात्रों को अपील करते करते 12 दिन बीत गए। 12वां दिन एक उम्मीद की तरह आया, लेकिन छात्र नहीं निकल सके। आज सब कुछ वैसा ही हुआ जो कल हो जाना चाहिए था। छात्र अपने हॉस्टल से बस से रवाना हुए। यह कोई मामूली घटना नहीं थी। सही मायनों में यह इवैक्यूएशन हो रहा था, क्योंकि छात्रों को वहां से निकाला जा रहा था जहां वे फंसे थे। हम आपको क्रमवार बताना चाहते हैं ताकि पता चले कि निकालने के दौरान पूरे दिन क्या क्या होता रहा। यह उस वक्त की तस्वीर है जब बस छात्रों को लेने आई। उस वक्त भारत में दोपहर के 12 बज रहे थे और सुमी शहर में सुबह के 8:45। छात्रों को इस हिदायत के साथ बस में बैठने के लिए कहा गया कि मंजिल पर पहुंचने से पहले वीडियो सार्वजनिक ना करें। युद्ध के समय में ऐसी हिदायतें जरूरी होती हैं, पर कहा गया कि जब मंजिल पर पहुंच जाएं तो वीडियो साझा कर सकते हैं, मगर कुछ देर के बाद सूचना एजेंसियों के जरिए थोड़ा थोड़ा वीडियो साझा भी किया जाता रहा। तो सुमी से निकलने के समय से हम एक छात्र के संपर्क में थे। वह बता रहा था कि रास्ते में हर 1 किलोमीटर पर यूक्रेन की सेना का चेकपोस्ट मिल रहा है। एक जगह पर रेड क्रॉस की टीम भी मिली। सुमी से पोल्तावा 174 किलोमीटर दूर है और बसों का काफिला पोल्तावा की तरफ ही निकला है। अब आप जो वीडियो देखेंगे वो मात्र 27 सेकंड का है, लेकिन अंदाजा मिलेगा कि यूक्रेन के भीतर के हालात किस तरह के हैं। यह वीडियो हमें भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1 बजे के आसपास उसी छात्र से मिला था। किधर जा अरे अपनी नहीं चेक करे, इनकी चेक करे। पूरी आर्मी ये वो रखी है बटालियन। इस वजह से लेट लग रहा था। बस मेन चेक पोस्ट था। पहले लगा कि इन छात्रों को रूस की सीमा से निकाला जाएगा जो सबसे करीब थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस दूसरी दिशा में मुड़ी, पश्चिमी सीमा की तरफ, जिधर पोलैंड है। पोल्तावा पहुंचकर इन छात्रों को ट्रेन से विनित्सिया होते हुए लवीव जाना था। इन्हें करीब 1000 किलोमीटर की यात्रा तय करनी थी, जिसके लिए कम से कम 10 घंटे तो लगने ही थे। अभी यह सब बता ही रहा था वो छात्र कि उसने लिखा कि रूसी सेना के लोग फोन बंद करने के लिए कह रहे हैं। सच कहा या जो कहा, उसने फोन बंद कर दिया। इसका मतलब रूसी सेना की भूमिका थी और यूक्रेन भी सहयोग कर रहा था। इसी छात्र ने बताया कि कई चेकपोस्ट पर केवल यूक्रेन की सेना ही नजर आई, रूसी सेना नहीं। सर यहाँ पे सारे के सारे बच्चे वापस बस से उतार दिए। मजाक हो रहा है सर। इतनी ठंड में 10 बजे से खड़े थे और अभी का टाइम हो रखा है 12:15 सर। अगली सूचना मिलने से पहले सोमवार का एक वीडियो दिखाता हूं। बसों में छात्र बिठाए जा रहे हैं और बिठाने के बाद उन्हें उतार दिया गया। सोमवार को भारत में इनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई, मगर मायूसी भी तुरंत आ गई। फिर दूतावास के अधिकारी लगातार संपर्क बनाए रहे। उस कारण छात्रों और उनके परिवारों के बीच भरोसा बना रहा कि कोशिशें जारी हैं, लेकिन यह कोशिश शिथिल न पड़ जाए, इसके लिए सोने से पहले छात्रों ने एक अपील रिकॉर्ड कर भेज दी। पता नहीं आगे वाली क्या कंडीशंस है, क्या नहीं है। यहाँ से जा ही नहीं पा रहे हम लोग सुमी से। हम लोगों को ऐसा अब लग रहा है कि हम लोग यहाँ से अब बहुत जल्द जितनी जल्द हो सके यहाँ से हम लोग अब निकल पाएंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एम्बेसी का मेनी थैंकफुल सब पूरे सुमी के स्टूडेंट की तरफ से। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि हम लोग की एजुकेशन बहुत जल्द होगी। और जैसा भी होगा हम लोग फिर अपडेट्स करेंगे आपको। आज का इन्फॉर्मेशन यही था कि हम लोग की एजुकेशन की पूरी तैयारी हुई थी, बसेस भी आई हुई थी, बट हम लोग अभी तक एजुकेट नहीं हुए। अभी भी स्टिल सुमी में है, सारे बच्चे सुमी में हैं। अभी तक कोई एजुकेशन नहीं हुई है, बट एजुकेशन हम लोग की बहुत जल्द होने वाली है। शनिवार को छात्रों का सब्र टूट गया था। उन्होंने एक वीडियो बनाकर जारी कर दिया कि अपने जोखिम पर निकलने जा रहे हैं। तब दूतावास ने उनसे संपर्क किया और ऐसा ना करने की सार्वजनिक अपील की। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि गुरुवार को सुमी में भारी बमबारी हुई थी। बमबारी सोमवार की रात भी हुई, लेकिन छात्र इस बार उस तरह आतंकित नहीं हुए। ऐसा नहीं था कि सोमवार को सुमी पर बमबारी नहीं हुई। मेहताब की भेजी यह तस्वीर उन आशंकाओं को खड़काने लगी
कि इन छात्रों को निकालने में देरी नहीं होनी चाहिए। कभी भी इस शहर में कुछ भी हो सकता है। रूस और यूक्रेन के बीच सीज फायर की बात हो रही थी, मानवीय गलियारा बनाने की भी घोषणा हुई, लेकिन सोमवार को सीज फायर इस बात को लेकर टूट गया कि यूक्रेन नहीं चाहता कि उसके नागरिक रूस की सीमा में प्रवेश करें। आज भी यूक्रेन के विदेश मंत्री की तरफ से बयान आया कि रूस ने मैरियुपोल में कई हजार नागरिकों को बंधक बना लिया है। इस तरह के तनावों के बीच भारतीय छात्रों को निकालना आसान नहीं रहा होगा। आज सुबह करीब 10 बजे रशिया टुडे ने एक सूचना ट्विटर पर साझा की, जिसके अनुसार साफ हो गया कि आज भी नागरिकों को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, युद्ध विराम किया गया है। इस खबर में रूस के रक्षा मंत्रालय और सेना की तरफ से दावा किया गया कि यूक्रेन के 20 लाख लोगों ने रूस से अपील की है कि यहां से निकालें। रूस ने कहा कि वह कीव, चेर्निगोव, मारियापोल, खार्कोव और सुमी से नागरिकों को रूसी इलाके की तरफ निकालने के लिए तैयार है। जो लोग कीव और चेर्निगोव से निकलेंगे उन्हें बेलारूस लाया जाएगा, वहां से हवाई जहाज के जरिए रूस। बाकी 3 शहरों से शरणार्थी सीधे रूस की सीमा पार कर सकते हैं और चाहे तो यूक्रेन के इलाकों को भी चुन सकते हैं। रूसी सेना ने कहा कि मंगलवार की सुबह 7 बजे से अस्थायी रूप से सीज फायर लागू कर दिया जाएगा। कीव से आग्रह किया जाता है कि वह 12 बजे तक इस प्रस्ताव को माने। मानवीय गलियारा बनाने का दारोमदार केवल यूक्रेन पर है। Возвращайся, забери этих родителей, потому что я не смогу жить. लगता है रूस ने अपने स्टैंड में बदलाव किया है, अपनी सीमा के अलावा यूक्रेन के रास्ते से भी निकालने का विकल्प दिया। यूक्रेन ने रूसी सीमा से जाने को लेकर विरोध किया था, लेकिन 2 विकल्पों की बात पर उसका कोई सख्त विरोध नजर नहीं आया। दोपहर के वक्त यूक्रेन की समाचार एजेंसी ने एक वीडियो ट्वीट किया। यह वीडियो सुमी शहर का ही बताया गया। इन बसों से सभी विदेशी नागरिकों को निकाला जा रहा है। बस के भीतर चीन के भी छात्र बैठे नजर आए। इस वक्त भारतीय समय के अनुसार दोपहर के 2:23 हो रहे थे। इस वक्त तक हम अपने चैनल पर भी कोई खबर नहीं चला रहे थे, लेकिन हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह ने बताया कि विदेश मंत्रालय के सूत्रों को इस बात से आपत्ति नहीं है कि इस खबर को अब दुनिया के सामने ला दिया जाए कि छात्रों को सुमी से निकाला गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान ट्वीट कर दिया कि सुमी में रह गए सभी 694 छात्र वहां से पोल्तावा के लिए निकल चुके हैं। यूक्रेन पर रूस के इस हमले के बीच सुमी में फंसे भारतीय छात्रों को आज सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया है और इन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। पिछले कुछ दिन से उनके वहां से निकाले जाने का मामला अटका हुआ था, लेकिन भारत ने रूस और यूक्रेन की सरकारों से बातचीत की और इसके बाद वहां युद्ध विराम हुआ और एक सेफ कॉरिडोर उनके निकलने के लिए दिया गया। छात्रों की जो स्थिति है अभी क्या है इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई है, लिहाजा वजह वही है उनकी सुरक्षा की बात, लेकिन वो सुमी से निकल चुके हैं इस बात की जानकारी दी है। और खुद केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ये जानकारी भी दी है कि 694 जो छात्र हैं भारतीय वो सुमी से निकल चुके हैं। जो रूट बताया गया था रूस की तरफ से वो सेंट्रल यूक्रेन आकर पोल्टावा शहर आकर या तो वो यूक्रेन के ही रास्ते पोलैंड यानी कि पश्चिमी सीमा की तरफ जाएं, या फिर रूस ने अपनी तरफ से एक रास्ता सुझाया था जिसको कि यूक्रेन ने ऐतराज किया था। और यही वजह है कि कल जो 4 शहरों में सीज फायर और जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की व्यवस्था होनी थी वो नहीं हो पाई थी। कल भारतीय समय के हिसाब से रात के 1:30 बजे जब यूएनएससी की जो बैठक हुई उसमें भारत की तरफ से मुद्दा उठाया गया कि सुमी में भारतीय छात्र नहीं निकाले जा सके हैं, जबकि दोनों पक्षों के साथ लगातार भारत जो है अनुरोध करता रहा है। वहीं पे मौजूद जो रूस के प्रतिनिधि हैं उन्होंने ये कहा था कि रूस ये तय नहीं कर रहा, रूस ने अपनी तरफ से रास्ता दिया है लेकिन नागरिकों को किस तरफ से निकाले ये यूक्रेन के ऊपर भी निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो अभी तक अंदाजा हमें मिल रहा है वो ये कि सुमी से पोल्टावा लाकर और उसके बाद पश्चिमी सीमा की तरफ यानी कि पोलैंड बॉर्डर की तरफ छात्रों को ले जाया जा रहा है। 6 मार्च को यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर बताया कि दूतावास की टीम पोल्तावा में मौजूद है ताकि भारतीय छात्रों को सुमी से निकालकर पोल्तावा होते हुए पश्चिमी सीमा तक ले जाया जाए। 7 मार्च को यही प्लान था जो कैंसिल हुआ।
8 मार्च को इसी प्लान पर काम शुरू हुआ। यूक्रेन के कई शहरों से विदेशी नागरिकों को निकाला जा रहा था। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में बहस भी हो रही थी। भारत सहित कई देश रूस से सीधा संवाद भी कर रहे थे कि वो मानवीय गलियारा बनाने में सहमति दे। 5 बजे के आसपास ANI ने यह वीडियो जारी किया कि सुमी से 12 बसों का काफिला निकला है। उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। वहां से सभी भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। उनके साथ भारतीय दूतावास के अधिकारी भी हैं। रेड क्रॉस की टीम भी चल रही है। बांग्लादेश और नेपाल के नागरिकों को भी निकाला गया है। वीडियो उस समय का है जब यह काफिला सुमी से पोल्तावा की तरफ जा रहा था। युद्ध के हालात में 174 किलोमीटर का सफर तय करने में सामान्य दिनों से ज्यादा समय लगना स्वाभाविक है। इस बीच भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी कि आज के सीज फायर को देखते हुए जो भी जहां भी फंसा है वहां से अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए निकलने की कोशिश करे। काफी देर तक सुमी से निकले छात्रों से संपर्क नहीं हो पा रहा था। उनका फोन बंद रहा, लेकिन सूचनाएं अब सरकारी समाचार एजेंसियों और ANI के माध्यम से आने लगीं। छात्रों ने भी कहा था कि पोल्तावा पहुंचने से पहले अब उनसे संपर्क नहीं हो पाएगा। दूसरी तरफ भारत यूक्रेन के माइकोलाइव बंदरगाह में फंसे भारतीय नाविकों को भी निकालने में लगा था। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने ट्वीट किया कि यूक्रेन के शहर से 57 नाविकों को निकाला गया है, जिसमें 2 लेबनान के हैं और 3 सीरिया के। यहां से अभी कुछ और नाविकों को निकाला जाना है। यह भी पूरी तरह से इवैक्यूएशन है। रूस पर नागरिकों को निकालने का रास्ता देने के लिए बहुत दबाव पड़ रहा था। इस आक्रामक माहौल में रूस ने इन कोशिशों में सहयोग किया, इसे नोट किया जाना चाहिए। सीज फायर टूटा, लेकिन सीज फायर दोबारा भी हुआ और लोग निकाले भी गए। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका, फ्रांस और यूक्रेन रूस पर मानवीय गलियारा बनाने का दबाव डालते रहे। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि रूस दोहरापन अपना रहा है। ऐसे बहुत कम यूक्रेनी होंगे जो रूसी शरण में जाना चाहते होंगे। संयुक्त राष्ट्र के मार्टिन ग्रिफिथ्स ने भी अपील की कि मारियोपोल, खार्किव, मेलिटोपोल और अन्य शहरों से नागरिकों को निकाला जाना बहुत जरूरी है। भारत ने भी सोमवार का प्लान फेल हो जाने पर संयुक्त राष्ट्र में चिंता जताई, केवल अपने नागरिकों के लिए नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए। We have also reiterated our urgent demand for safe and uninterrupted passage for all innocent civilians, including Indian nationals remaining in Ukraine. We are deeply concerned that despite our repeated urgings to both sides, the safe corridor for our students stranded in Sumy did not materialize. इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से कई बार बात कर चुके थे। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत नेवेंजिया ने ऐलान किया कि रूसी सेना मंगलवार की सुबह 7 बजे से सीज फायर करने वाली है और मानवीय गलियारा बनने देगी। इस खबर में लिखा है कि लोगों को विकल्प दिया जा रहा है कि वे रूस से जाना चाहें तो जा सकते हैं या यूक्रेन के शहरों से भी जा सकते हैं। सुमी में फंसे 694 भारतीय छात्रों का परिवार एक पल में 1 साल जी रहा था।
उनके लिए आज की खबर यकीन करने लायक नहीं थी। उनकी बेकरारी बढ़ने लगी जब खबर पहुंची कि सुमी से भारतीय छात्रों को लेकर बसें पोल्तावा की तरफ निकल गई हैं। ये 13 दिन आपको हम इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कैसे कटे। हमने दिन रात बच्चों के लिए फोन पे बात करना, यहाँ से पैसे ट्रांसफर नहीं हो सकते थे, वहां से पैसे निकल नहीं रहे थे, खाने पीने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी बाद में। शुरू में तो प्रॉब्लम नहीं हुई, बट बाद में स्टार्ट हो गई। रात के टाइम बमबारी होती थी, बच्चे बंकर्स में जाते थे। हम रात को 3-3, 4-4 बजे तक बच्चों से बात करते थे। हमें समझ ही नहीं आ रही थी हम क्या करें। फिर जब इवैक्यूएशन स्टार्ट हुई तो बच्चों का कहीं पे सुमी का नाम नहीं था। हमें ये टेंशन हुई कि हमारे बच्चे कैसे आएंगे, कि इनका तो कहीं पे नाम भी नहीं आ रहा, बच्चों को इवैक्यूएट करना है। उनके लिए रास्ता बहुत दूर था, वो वहां से अपने आप निकल नहीं सकते थे। वहां और यहाँ के टाइम में 3.5 घंटे का फर्क है। तो उस टाइम को कोऑर्डिनेट करना रात के टाइम बड़ा मुश्किल होता था कि हम लोग 3-3, 4-4 बजे तक यहाँ पे जागते थे कि बच्चों का हमें पता लगे बच्चे वहां पे सोए हैं कि नहीं सोए, क्योंकि रात को ही बमबारी होती थी सारी ज्यादा। बच्चे सारा दिन सारी रात बच्चे बंकर में होते थे। दिन में बच्चे हॉस्टल में है, वहां पे फिर लाइट बंद, पानी बंद, खाना भी नहीं था बच्चों के पास। शुरू में हमें कोई मदद नहीं मिली, हम तो बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे। हमें कोई रास्ता नहीं दिखा, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किससे हेल्प मांगे। हमने बहुत कोशिश की, बहुत ट्राई की, सोशल मीडिया पे भी हमने बहुत ट्राई की, पर हमें स्टार्टिंग में कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिला कहीं से भी। एनडीटीवी ने हमारी बहुत हेल्प की, हमारी वीडियो चलवाई, थोड़ी देर में चलाई, तो सरकार को हुआ कि यहाँ बच्चे हैं और हमने निकालने हैं, क्योंकि ये अपने आप से बॉर्डर पे नहीं पहुंच पाएंगे। सुमी शहर से 694 छात्रों का सुरक्षित चले आना और निकाल लेना सामान्य घटना नहीं है। यहां से इन्हें निकालना सबसे मुश्किल लक्ष्यों में रहा होगा। 13 दिन लगे, लेकिन किसी को नुकसान तो नहीं हुआ। इस दौरान कई राज्यों के छात्र रिपोर्टर बन गए। उन्होंने सीख लिया कि अपनी बात कैसे देश और सरकार तक पहुंचानी है। गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज जल्द से जल्द हमारे लिए कोई हेल्प भेजें। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर इंडियन एम्बेसी जो हमें यहाँ से बॉर्डर तक लेके जाए। यू कैन सी अ सिचुएशन, यू कैन लुक एट इट। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे शहर में कोई भी मेट्रो स्टेशन या ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे हम छुप सके। यहाँ पे सारी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं जिनके नीचे हम रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं। प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप इस शहर की तरफ भी थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि हमारे पास वाले सिटीज खारकोप या कीव, उन पे सब बोल रहे हैं कि उनके लिए एडवाइजरीज जारी की जा रही है, बट हमारे शहर के लिए अभी तक कुछ भी नहीं आया है। वी डोंट नो कि हम लोग कैसे सर्वाइव करेंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई सोर्स आउट नहीं है। इतनी भगदड़ मच जाती है, इतना लोग पैनिक करते हैं। कोई इट्स कम्प्लीटली अटर बिकॉज इट्स 9th डे टुडे। हम लोग वेट कर करके थक चुके हैं। वी हैव लॉस्ट एवरी होप। छात्रों को सुमी के ये बंकर बहुत दिनों तक याद आएंगे। शायद उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर भी कर गया होगा। बम धमाकों के बीच इनका हर पल मौत के साये में गुजरता रहा होगा। यूक्रेन के कई शहरों में रहने वाले भारतीय छात्र अपने दम पर यूक्रेन की सीमा तक पहुंच गए थे, लेकिन सुमी में सैकड़ों छात्र इन बंकरों में कई दिनों तक फंसे रहे। अगर रूस सीज फायर नहीं करता, भारत सरकार सक्रिय पहल नहीं करती, दुनिया के बाकी देश दबाव नहीं डालते, तो इन छात्रों को और भी इंतजार करना पड़ जाता। सुमी की ये तस्वीरें बार बार याद दिलाती रहेंगी कि युद्ध को लेकर उछलने कूदने से पहले दूसरों या अपनों के बारे में एक ही तरह से सोचा जाना चाहिए। इन बंकरों के कवरेज ने यहाँ रहने वाले कई लड़के लड़कियों को रिपोर्टर बनाया है। किसी लड़की ने अंग्रेजी में वीडियो बनाया तो किसी ने हिंदी में, ताकि सरकार सुने, देश को समझ आए। हमारी सिचुएशन अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। रिपोर्टर बने इन तमाम छात्र छात्राओं में से मैं खास तौर से मेहताब और फैसल का जिक्र करने जा रहा हूं। फैसल और मेहताब के बनाए वीडियो ने भी इस मामले में बड़ी भूमिका अदा की है। ऐसे वक्त में जब आईटी सेल
यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों पर हमला कर रहा था कि गलती इन्हीं की है। छात्रों पर आरोप लग रहे थे कि ये लोग मीडिया में बयान देकर भारत को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन फैसल और मेहताब इससे नहीं डरे। उनके और उनके जैसे छात्रों के बार बार बोलने से सुमी पर देश और दुनिया का ध्यान गया। 694 छात्रों की वापसी में इनकी भी कोशिशें शामिल हैं। मैं मेहताब यूक्रेन सुमी से और दीवान भी है साथ में, और यहाँ देख रहे हैं हम लोग बंकर्स में रोज ऐसे ही लेटते हैं, ऐसी जिंदगी ऐसी जद्दोजहद है। यूक्रेनियन आर्मी कुछ नहीं करते हैं, पर जो 20 चेक पोस्ट रशियन आर्मी का पड़ता है वो काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। एक नॉर्मल स्टूडेंट उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वो कुछ कह रहे हैं बसेस खड़ी हुई है, बट बसेस खड़ी करने से नहीं होगी रशियन बॉर्डर पे। रशिया बॉर्डर ही हम लोग के सिर्फ करीब है, यहाँ से 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा रशिया बॉर्डर पहुँचने में। तो दिन पर दिन सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे पानी के लिए दर बदर भटक रहे हैं, पर हमें पानी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कल रात यहाँ पे बम्बार्डिंग हुई थी, बहुत बड़ी ब्लास्ट हुई है। इधर लग रहा है आ रहा है क्या? फायर का आवाज है। नहीं वहाँ गिरा है शायद। गो शेल्टर्स। देखिए कितनी ज्यादा फिर से ठंड बढ़ गई। देखिए ये बर्फ में हम लोग कैसे जाएंगे यहाँ से। अभी ब्लास्ट के बाद पानी बिल्कुल गायब है नलके में, इस नल में भी पानी नहीं आ रहा है। सुमी के स्टूडेंट के लिए ये है कि हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है रेलवेज और भी बसेस वगैरह ये सब यहाँ पे नहीं चल रही है। इस कारण हम और पैनिक हो रहे हैं, हम अपने उम्मीद खो रहे हैं। फैसल और मेहताब दोनों ही मोतिहारी के हैं। यह सिर्फ संयोग है कि मेरे जिले के हैं। मेहताब की भाषा थोड़ी परिष्कृत है, लेकिन फैसल की नहीं। फैसल के बोलने के अंदाज से मुझे अपना अतीत भी याद आया। मैं भी कभी फैसल की तरह हिंदी और अंग्रेजी के शब्द बोलता था तो लोग हंस देते थे, क्योंकि भोजपुरी का टोन आ जाता था। सुमी से भेजे गए एक वीडियो में जब फैसल बोल रहा था तब वहां कुछ छात्रों की हंसी सुनाई दी। मैं इस हंसी को पहचान गया। इसे गिगल कहते हैं, एक तरह से दूसरों पर हंसना। हम आपको फैसल को बोलते हुए भी सुनाएंगे, ये बताने के लिए कि सूचनाओं का अस्तित्व बेहद स्वतंत्र होता है। कई बार सूचनाएं खुद ही व्याकरण और बोलने की शुद्धता को धक्का मारकर अलग कर देती हैं। उन्हें व्याकरण नाम के साबुन और शैम्पू से नहा धोकर तैयार होना अच्छा नहीं लगता। जब आपको चोट लगती है या सामने से गोली आती दिखती है तो आप वही बोलते हैं जो आप होते हैं। यूक्रेन से आ रही मदद की तमाम आवाजों में, भाषाओं में फैसल की आवाज काफी अलग से ध्वनित हो रही थी। मैंने इस बात को पहले ही दिन नोट किया, लेकिन आज के लिए बचाकर रखा था। सोचा था जब वो सुरक्षित लौट आएगा तो पूरी दुनिया को बताऊंगा कि सुमी में सैकड़ों भारतीयों के बीच एक फैसल नाम का लड़का था, जिसकी तरह मैं भी कभी बोलता था। आज वो मेरी तरह बोल रहा है, लेकिन काम वही कर रहा है, सही बात को सही रिपोर्ट कर रहा है, ताकि 694 लोगों की जान बच जाए, सरकार और दुनिया का ध्यान उनकी तरफ जाए। भाषा और सूचना का यह प्रथम और अंतिम महत्व है। हम फैसल की रिपोर्टिंग के कुछ हिस्से फिर से दिखा रहे हैं, ताकि आप फैसल के बोलने के अंदाज को लेकर खूब हंसें, चाहे तो हंस सकते हैं और प्यार भी कर सकते हैं। अभी सुमी के बच्चे के लिए यहाँ से रोमानिया, पोलैंड, हंगरी जाना बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। हमारे एक अफ्रीकन दोस्त थे, उनसे बात हुआ, वो लोग नॉर्मल गाड़ी टैक्सी बुक करके यहाँ से सुमी से लबीब के लिए निकला था, ताकि वहाँ से लबीब से हम रोमानिया, पोलैंड जा सके। कल रात यहाँ पे बम्बार्डिंग हुई थी, यहाँ के इलेक्ट्रिक जो प्लांट था उस पे, तो हमें करंट सप्लाई के भी बहुत ज्यादा मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है, और नेटवर्क प्रॉब्लम भी इश्यू आ रहा है। आप यहाँ पे देखें बहुत सारे बच्चे हैं, किस कदर यहाँ पे सब होपलेस बन के हम खड़े हैं। ये सारे हमारे सीनियर हैं, ये लोग 5th ईयर और 6th ईयर में हैं, फिर भी इनके पास भी कोई उम्मीद नहीं है। हम सब सरकार से लास्ट
8 दिन से बोल रहे हैं आप कुछ एक्शन ले सुमी के बच्चे के लिए। हमें कल एनजीओ यहाँ पे जो थे ये लोग खाने होने का इंतजाम तो कल मुझे अच्छा से मिला था, पर सर अभी पानी का बहुत ज्यादा क्राइसिस है। कल से ही हमें पानी नहीं मिल पाया है और हम कुकिंग नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं बना पाए, इवन हमने कॉफी भी नहीं पी रखा है। और लाइट का भी क्राइसिस है, यहाँ पे पानी का क्राइसिस है। सर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग इस हॉस्टल में 500 बच्चे के आसपास है। इसमें 2 बोतल हमें पानी मिला था, उसके बाद सारे खत्म हो गए हैं हॉस्टल के तरफ से। और ये हमारे जो हॉस्टल के मैम लोग हैं उन्होंने दिया था, पर अभी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। हम लास्ट 8 दिन से बोल रहे हैं कि कुछ किया जाए। हम अपने मुख्यमंत्री को ट्वीट कर रहे हैं, नीतीश कुमार जी को और श्री नरेंद्र मोदी जी को, पर अभी तक हमारे लिए कोई एक्शन नहीं लिया गया है। हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। मेडिकल की पढ़ाई में स्थानीय भाषा का अपना महत्व होता है, वरना जब मरीज कहेगा कि नट्टी बथ रहा है, कपार बथ रहा है, खखर के नहीं बोल पा रहे हैं, तो कई डॉक्टर नहीं समझ पाएंगे कि मरीज क्या बोल रहा है। भारत में मेडिकल की पढ़ाई की हकीकत का अंदाजा शायद उन लोगों को नहीं है जो किसी को भी इन दिनों लेक्चर दे रहे हैं यूक्रेन पढ़ने क्यों गए। यह संकट बता रहा है कि कई सरकारों ने राज्यों में, केंद्र में शिक्षा पर खर्च करना बंद कर दिया, इसलिए आबादी पर यह तबाही आई। यह भी सही है कि आबादी को धर्म से ज्यादा मतलब है, शिक्षा से नहीं। शिक्षा का निजीकरण इतना भयावह हो चुका है कि सस्ती और अच्छी शिक्षा के लिए लोग जहां तहां पलायन कर रहे हैं, अपने देश में भी और दूसरे देश में भी। लेकिन देहरादून में प्रदर्शन कर रहे चौथे वर्ष के इन 150 छात्रों को प्राइम टाइम से उम्मीद है कि हम आवाज उठाएं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इनके साथ क्या हो रहा है? ये सभी 2017 के बैच के मेडिकल छात्र हैं। मेडिकल कॉलेज देहरादून के जॉली ग्रांट में है। उस साल राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की कि राज्यों के छात्रों से 4 लाख प्रति वर्ष से अधिक फीस नहीं ली जा सकेगी। मैनेजमेंट कोटा और दूसरे राज्यों के छात्रों के लिए फीस की सीमा अधिकतम 5 लाख होगी। कॉलेज ने इस अधिसूचना के खिलाफ नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी, लेकिन फैसला अभी तक नहीं आया है। इस बीच जब अंतिम वर्ष की परीक्षा करीब आई, तब कॉलेज ने इन छात्रों से कहा पुरानी फीस देनी होगी। परीक्षा में तभी बैठने दिया जाएगा जब 23 लाख रुपए का चेक देना होगा। क्या कोई औसत भारतीय परिवार इस तरह से अचानक 23 लाख का चेक दे सकता है? कई छात्र इस वजह से परीक्षा में नहीं बैठ सके। ऐसी खबरों पर क्या आईटी सेल और वो लोग हंगामा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है? किसे फर्क पड़ता है कि ये छात्र यहां धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? माँ बाप और कॉलेज प्रशासन के बीच आज बैठकें होती रही। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का तर्क है कि नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला नहीं आया है, लेकिन अगर बढ़ी हुई फीस के पक्ष में फैसला आ गया तो इन छात्रों से कैसे वसूलेंगे? ये तो कॉलेज से जा चुके होंगे, इसलिए उनसे चेक मांगा जा रहा है कि अभी चेक दीजिए, जब फैसला आएगा तब कैश कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और बताना चाहिए कि क्या ऐसा हो सकता है। हम हिमालयन इंस्टीट्यूट के 2017 बैच के बच्चे हैं और कॉलेज वालों की तरफ से हमें बहुत मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है। हमसे बेबुनियादी फीस मांगी जा रही है और हमसे बोला जा रहा है कि 23 लाख का चेक जमा किया जाए। इसमें कोर्ट ने कहा है कि 2 दिन बाद सुनवाई होगी, लेकिन हमारा कल एग्जाम है और आप हमसे बोल रहे हैं कि 11 बजे तक आप लोग ये चेक ला के दीजिए। लोग कैसे चेक लाएंगे, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे हैं, लोगों के पास चेक नहीं है देने के लिए। चेक नहीं देंगे कल तक तो हमें सप्ली का एग्जाम देना पड़ेगा 6 महीने बाद, जिससे हमारी इंटर्नशिप पे लेट हो जाएगी। फाइनल ईयर के एग्जाम के जस्ट पहले इन्होंने 23 लाख रुपए का चेक मांगा है कि जो ये चेक देगा वही एग्जाम में बैठ सकता है। हमने जब 2017 में एडमिशन लिया था तो हमने गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित फीस पे लिया था जो कि थी 5 लाख रुपए, और हमने वही देख के जो इनकी ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पे थी वही देख के यहाँ पे एडमिशन लिया है। इस तरह की चिंता यूक्रेन से लौटने वाले छात्रों को घेरने वाली है। उन सभी के अहम दस्तावेज छूट गए होंगे, नष्ट हो गए होंगे। जो छात्र प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष में हैं, उनका क्या होगा साफ नहीं है। कब पढ़ाई शुरू होगी या होगी भी नहीं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने कहा है कि जिन छात्रों ने पढ़ाई पूरी कर ली है और उनकी इंटर्नशिप बाकी है, उनके लिए भारत के कॉलेजों में व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन जो लौट रहे हैं और जिनकी पढ़ाई अभी शुरू हुई है, उनका क्या होगा?
डॉक्टर बनने यूक्रेन गए थे, लेकिन किसी तरह युद्ध क्षेत्र से जान बचाकर लौट रहे हैं। मेडिकल के ऐसे हजारों छात्रों के सामने अब अपना भविष्य बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। इनमें एमबीबीएस फर्स्ट ईयर से लेकर इंटर्नशिप तक कर रहे मेडिकल के छात्र शामिल हैं। देश में उन्हें अब कहां एडमिशन मिलेगा, कैसे एडमिशन मिलेगा, उसके लिए फीस कहां से लाएंगे, ये चिंता छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी खाई जा रही है। यूक्रेन से लौटी शिवानी को एमबीबीएस कराने के लिए उनके पिता ने 17 लाख रुपए लोन लिया था। मेरा नीट क्वालिफाई था, बट उसके बाद भी मुझे यहाँ सीट नहीं मिली। मेरा रैंक 38,000 था। इंडिया में इसका मतलब 50,000 भी सीटें नहीं है। सीट्स की बहुत कमी है, जिस करके बहुत सारे बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं। दूसरा रीज़न है यहाँ की फ़ीस। अगर सीट मिलती है तो प्राइवेट कॉलेजेस या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिनकी फ़ीस लगभग करोड़ों में पड़ती है। यूक्रेन में यही फ़ीस 6 साल की 30 से 40 लाख है। इस करके बच्चे वहाँ जाते हैं जो फाइनेंशियली इतने ओके नहीं है, इस करके वो बाहर जाना प्रेफर करते हैं। बलजीत मोर की बेटी इनायत यूक्रेन में एमबीबीएस के 5th ईयर की छात्रा थीं। वो भी देश लौट रही हैं। माता पिता को समझ नहीं आ रहा कि आगे बेटी की पढ़ाई का क्या होगा। मेरी बेटी का सपना था कि वो एक डॉक्टर बने, और डॉक्टर बनने के लिए यहाँ हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उनको विदेश एमबीबीएस करने के लिए भेजा था। और मेरी बेटी के 90+ मार्क्स हैं 10+2 में। ये नहीं है कि भाई वो नलायक बच्चे जाते हैं या फेलियर बच्चे जाते हैं, वहाँ जाने के लिए भी नीट पास करना पड़ता है। ऐसे वक्त जब सरकार को इन हजारों छात्रों की पढ़ाई के इंतजाम की बात करनी चाहिए थी, उस समय केंद्र सरकार के मंत्री उन्हें नालायक बताने में जुटे दिखे। ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಂತವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ जो बच्चे विदेशों में पढ़ने जाते हैं उनमें से 90% यहाँ पर नीट को क्वालिफाई करने के भी काबिल नहीं है। ಇದು ಯಾವುದು ನಾನು ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ। ऐसे बयान यूक्रेन से लौट रहे परेशान छात्रों, उनके परिवारों और मेडिकल जगत के लोगों को और निराश कर रहे हैं। वो सरकार से मेडिकल शिक्षा के सिस्टम की नालायकी पर सवाल कर रहे हैं। मैं भी एमबीबीएस करना चाहता था, मैं भी विदेश जाना चाहता था, लेकिन मैं नहीं जा पाया। क्यों? मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाए। आज जो लोग ये कहते हैं कि जो एमबीबीएस विदेश से बच्चे करके आ रहे हैं वो नालायक है, मैं उनसे एक जवाब पूछना चाहता हूं कि जो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है उसे देश में अगर पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, एमबीबीएस की सीट नहीं मिल रही है। यहां हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो ये कहते हैं हम हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। अरे भाई साहब, कब खोलोगे आप मेडिकल कॉलेज? सरकारें सीट बढ़ाने का दावा तो करती हैं, लेकिन उस पर खरी नहीं उतरती। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का ही ये दावा देखिए जो उन्होंने 2019 में किया। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, जिसमें से अभी तक जो 8-10 मेडिकल कॉलेज पिछले टर्म में तक चलते थे, अब वो 22 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे, जिसमें से हर वर्ष अभी जैसे लगभग 1400 डॉक्टर हर साल निकल करके आते हैं। ये हर साल निकलेंगे, अभी तो 700 डॉक्टर निकलते हैं। इस बार हमारा 1450 का एडमिशन हुआ है, 5 साल बाद 1400 आएंगे। इस बीच कुछ राहत की बात यह है कि कुछ राज्यों ने यूक्रेन से लौट रहे छात्रों की पढ़ाई के इंतजाम का मन बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन जमीन पर अभी कुछ खास दिख नहीं रहा। हरियाणा से सुनील रवीश की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। भारत में मेडिकल की पढ़ाई की दिक्कतें आज से नहीं हैं। ये और बात है कि वही दिक्कतें आज भी हैं। आप ब्रेक ले लीजिए। एग्जिट पोल को लेकर कुछ लोगों ने बहुत गजब के लतीफे बनाए हैं, काफी हंसा हंसी हो रही है, लेकिन कुछ लोग परेशान हो गए। एग्जिट पोल ने उत्तर प्रदेश के बारे में एक ट्रेंड बताया है कि भाजपा की सरकार बन रही है, कभी स्पष्ट बहुमत से तो कभी सामान्य बहुमत से और कभी बहुत ज्यादा सीटों से। अखिलेश यादव ने इस ट्रेंड को चुनौती दी है। आज उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अपनी सरकार के बनने का दावा भी। बनारस के पहाड़िया मंडी इलाके में सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से भरा ये ट्रक पकड़ा। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि ऐसे 2 और ट्रक थे जो फरार हो गए और इरादा गड़बड़ी का था। जो आज देखने को मिला है बनारस में,
कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये वोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? अखिलेश यादव ने बरेली और सोनभद्र में भी ईवीएम इधर उधर किए जाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने की चुनौती है, इसके बाद ये अवसर नहीं आएगा। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। हालांकि बनारस के डीएम ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ये ईवीएम प्रशिक्षण के लिए ले जाई जा रही थी। इन्हें मंडी स्थित खाद्य गोदाम से यूपी कॉलेज ले जाया जा रहा था। कुछ राजनीतिक दलों ने वाहन रोका, चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम कहकर अफवाह फैलाई, जबकि मतगणना से पहले इन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। उन 4 गोडाउन के बाद में भी जो गोडाउन हैं, उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट की 1000 ईवीएम आसपास जो ट्रेनिंग में थी या जो रिजर्व में थी, जो बूथ पे प्रयोग नहीं हुई, सारी मशीनों का गोदाम एक बना हुआ है। बीजेपी इसे अखिलेश यादव की खिसियाहट बता रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए। बड़ी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल भी लगाई गई है और तमाम लोग हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो बहुत गुस्से में है, रोष में है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये ईवीएम कहाँ थी। प्रशासन अपनी सफाई दे रहा है और वो यही कह रहा है कि वो प्रशिक्षण के लिए ईवीएम जा रही थी और जो मेन ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में बंद है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। लेकिन यहाँ आए मौजूद कोई भी व्यक्ति इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। सबको लग रहा है, क्योंकि बनारस में जो है वो मुकाबला कांटे का था और यहाँ पर जो है लड़ाई बहुत कांटे की हुई थी। उम्मीद थी लोगों को कि जीतेगी, इसलिए लोगों को लग रहा है कि कुछ हेराफेरी की गुंजाइश है। अब इसे कैसे प्रशासन हैंडल करता है, किस तरीके से समझाता है, ये देखने वाली बात होगी। पुरुषोत्तम के साथ वाराणसी से अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।